तो लास्ट हम लोग देखे थे कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे लूप्स इन जावास्क्रिप्ट। तो मैं एक न्यू फाइल बना देता हूँ, लूप्स इन जावास्क्रिप्ट। ओके, तो देखिए अभी लूप्स का क्या काम होता है ना, लूप्स का काम होता है, लूप्स आर यूज्ड टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड। ये सिंपल सा काम है लूप्स का, ठीक है। तो अभी जावास्क्रिप्ट में 4 तरीके का लूप्स है, ठीक है। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ लूप इन जावास्क्रिप्ट। एक है सिंपल फॉर लूप, एक है वाइल लूप, एक है डू वाइल, ठीक है, और एक है फॉर इन लूप। तो अभी एक एक करके देखते हैं, ठीक है। ये जितने भी टाइप के लूप्स हैं, इन सब का एट द एंड काम एक ही है, कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीट करना, ठीक है। तो अभी देखिए रिपीट जब भी करवाना है कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड, तो कितने बार रिपीट कराना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को क्या क्या लगेगा, अगर हमें जानना है कि कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड कितने बार रिपीट कराना है, तो इसके लिए हम लोग को क्या क्या इन्फॉर्मेशन लगेगा। हम लोग को पास लगेगा सबसे पहला इन्फॉर्मेशन कि इनिशियली स्टार्ट कहाँ से करना है, ठीक है, ये पहला। उसके बाद फिर कहाँ तक ये लूप चलाना है, एक टर्मिनेटिंग कंडीशन भी लगेगा, ठीक है। ये 2 चीज़ तो लगेगा ही, ठीक है। तो अभी देखिए हर लूप का ना कुछ सिंटैक्स है जिसके द्वारा ये स्टार्टिंग और टर्मिनेटिंग कंडीशंस समझ पाते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले लूप, फॉर लूप का अगर मैं सिंटैक्स दिखाऊं आपको, तो फॉर लूप का सिंटैक्स होता है फॉर, उसके बाद यहाँ पे एक वो रहेगा पैरेंथेसिस, ठीक है, जिसके अंदर ये देखिए सजेस्ट भी कर रहा है। सबसे पहले होगा इनिशियलाइजेशन, इसके बाद होगा एक कंडीशन, ठीक है, उसके बाद होगा आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं अपडेट एक्सप्रेशन भी, ठीक है। ये इसका सिंटैक्स होता है। और इसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर इस फॉर लूप का बॉडी होगा, दिस विल बी बॉडी ऑफ द लूप, बॉडी ऑफ द फॉर लूप। ये इसका बेसिक सिंटैक्स है। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, उसके बाद एक कंडीशन, उसके बाद अपडेट एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अभी देखिए कैसे हम लिखते हैं एक लूप को। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ फॉर, अच्छा आपको वेरिएबल दिखाया था, ठीक है, लेट है, वेर है, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। हम लोग लेट यूज़ करते हैं, ठीक है। लेट आई इक्वल टू 1 से आई इज़ लेस देन इक्वल टू 5 और आई प्लस प्लस, हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या, आप देखिए ये है, हाँ हाँ, आप ये फॉर लूप का जो है ना बॉक्स, मतलब हाँ इसी के अंदर आप वो, हाँ हाँ हाँ, देखिए ऐसा नहीं है कि जावा और इसमें अलग रूल है, आप यहाँ पे भी ऐसे कर ही सकते हैं। आप चाहे तो आई, हाँ आप चाहे तो आप पहले ही यहाँ पे डिक्लेयर कर दीजिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, वो भी चलेगा। आप चाहे तो पहले भी डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप डायरेक्ट यहाँ पे आपको लिखने का जरूरत नहीं, इनिशियलाइजेशन कंडीशन, ठीक है। लेकिन इस टाइप का हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं जब हम लोग वाइल लूप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। फॉर लूप के अंदर हम लोग अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए अलग से आपको लिखने का जरूरत नहीं, अलग से आप लिख सकते हैं, ठीक है। वो सब वाइल लूप में काम आएगा, बाहर लिखने का फ़ायदा यहाँ पे अंदर में ही आप मेंशन कर सकते हैं, आप अंदर ही एक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, तो बाहर बेकार करके फ़ायदा नहीं, ठीक है। तो अभी देखिए ये हम लोग, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ राइटिंग अ फॉर लूप, ठीक है। सबसे पहले एक इनिशियलाइजेशन कंडीशन होगा, उसके बाद फिर एक कंडीशन वो दिखाएगा कि कहाँ टर्मिनेट होगा। ये जो कंडीशन एक्चुअली लिखा ना, ये एक्चुअली एक नॉर्मल कंडीशन है, इट इज़ द टर्मिनेटिंग कंडीशन, ठीक है। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, उसके बाद एक टर्मिनेटिंग कंडीशन कि कहाँ पे टर्मिनेट करना है, उसके बाद आता है एक अपडेट एक्सप्रेशन। तो अपडेट कैसे करना है, तो देखिए इस लूप का क्या मतलब होता है कि आई एक वेरिएबल है, आई इसको देखिए रीड ऐसे किया जाता है, एक वेरिएबल है आई जिसका वैल्यू है 1। अब इस आई को हमें क्या करना है, हमें करना है इंक्रीमेंट, ठीक है, क्योंकि आई प्लस प्लस है, इसका मतलब इस आई को हमें क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है।
और कब तक करना है? जब तक i का वैल्यू 5 से छोटा या इक्वल ना हो, तब तक करना है। ठीक है, तो अभी अगर मैं यहाँ कुछ भी लिखता हूँ, जैसे कि कंसोल लॉग हेलो वर्ल्ड ही मान लीजिए लिख दिया। ठीक है, अभी देखो अगर मैं अब इस लूप को चलाऊं और टर्मिनल को क्लियर कर देते हैं। अब अगर मैं इसको चलाऊं इस कोड को, तो देखिए कितने बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ, 1 2 3 4 5 5 बार। ठीक है, क्यों 5 बार हुआ? क्योंकि हमारा कंडीशन, हाँ ये देखिए, अब देखिए इंटरनली कैसे काम करता है ये लूप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपका प्रोग्राम सबसे पहले देखता है आई का क्या वैल्यू है। आई का वैल्यू जब 1 है, तब वो देखता है कि क्या ये कंडीशन ट्रू है। ये देखता है हाँ ये ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, तो फिर ये एक बार चला दिया इस ब्लॉक को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, ये ब्लॉक चलने के बाद वापस से अपडेट एक्सप्रेशन चलता है। तो अपडेट एक्सप्रेशन क्या बोल रहा है? अपडेट एक्सप्रेशन बोल रहा है कि अब इसको आई प्लस प्लस कर दो। इसका मतलब नेक्स्ट अब आई का वैल्यू हो जाएगा 2। ठीक है, अब ये फिर से चेक करेगा क्या ये टर्मिनेटिंग कंडीशन पहुंचा कि नहीं, मतलब ये कंडीशन ट्रू है कि नहीं। अगर ये कंडीशन ट्रू है तब हम लोग वापस अंदर घुसेंगे। तो देखिए सबसे पहले आई का वैल्यू जब 1 था, तब ये वाला कंडीशन ट्रू था, तो हम लोग अंदर घुस गए। उसके बाद वापस अपडेट कर गए। उसके बाद अपडेट करने के बाद वापस से आई का वैल्यू 2 हो गया। आई का वैल्यू जब 2 हुआ, तब वापस हम लोग चेक किए कंडीशन आई लेस देन 5, क्या ये ट्रू है? आई लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू है, तो फिर से घुस गए। और घुसने के बाद जब इसका काम खत्म हो गया फॉर लूप का, तब हम लोग वापस से आई प्लस प्लस कर दिए, ये अपडेट एक्सप्रेशन कर दिए। उसका फिर आई का वैल्यू 3 हुआ, फिर से ट्रू, फिर से ब्लॉक एग्जीक्यूट करो फॉर लूप का। हाँ, ऐसे करते करते 5 तक। आई का वैल्यू जब 5 था, तब ये लास्ट टाइम था जब ये कंडीशन ट्रू होने वाला है। ठीक है, तो आई का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है, तो ये ट्रू है, तो इसलिए हम लोग फिर से कंसोल लॉग हेलो वर्ल्ड किए। उसके बाद फिर से अपडेट एक्सप्रेशन चला आई प्लस प्लस। लेकिन इस बार जब आई प्लस प्लस हुआ, तो आई का वैल्यू बन जाएगा 6। और जब इस बार कंपेरिजन होगा 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, तब इस बार ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर ये फॉल्स हो गया, तब हम लोग लूप के अंदर नहीं घुसेंगे, हम लोग ये लूप के बाहर आ जाएंगे। वी विल एग्जिट दिस लूप। तो मेन है ये वाला जो है ना, यही है आपका मेन कंडीशन। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग कंडीशन है, ये बताएगा कि कब तक ट्रू करवाना है। ठीक है, तो फॉर लूप तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये वाला कंडीशन ट्रू है। ये कंडीशन जहां फॉल्स हो गया वहीं पे फॉर लूप एग्जिट हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ में इक्वल्स टू के जगह सिर्फ लेस देन 5 लिखा होता, तब ये 5 पे ही फॉल्स हो गया होता। ठीक है, तब यहीं पे ये फॉल्स हो जाता, और उस टाइम हमें सिर्फ 4 बार हेलो वर्ल्ड मिलता। देखिए इसको अगर एग्जीक्यूट करके देखें, देखिए सिर्फ 4 बार ही अब हो रहा है हेलो वर्ल्ड। हाँ, क्योंकि 5 पे ही अब फॉल्स हो चुका है। ठीक है ना, तो ये है सिंटेक्स फॉर लूप का। ठीक है, अभी इसके बाद हम लोग देखते हैं वाइल लूप। अच्छा, और एक चीज़, यहाँ आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको अगर मान लीजिए और अच्छा एक चाहिए, ठीक है, और अच्छा थोड़ा सा आपको दिखाना है यहाँ पे, तो ऐसे लिख दो, हेलो वर्ल्ड इज एग्जीक्यूटिंग व्हेन आई इज इक्वल टू। आप ऐसे चाहो तो आई का वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हो यहाँ पे ऐसे। ठीक है, ऐसे आप आई का वैल्यू भी प्रिंट करवा सकते हो। ये देखिए, हेलो वर्ल्ड इज एग्जीक्यूटिंग व्हेन आई इक्वल टू 1, हेलो वर्ल्ड इज एग्जीक्यूटिंग व्हेन आई इक्वल टू 2, व्हेन आई इक्वल टू 3, व्हेन आई इक्वल टू 4। 5 में जैसे ही गया कंडीशन फॉल्स हो गया, तो ये अंदर हम लोग घुस ही नहीं पाए। ठीक है ना, तो हम लोग बाहर निकल गए। मेरा लैपटॉप ना लग रहा हैंग हो रहा है, आपको फील हो रहा है क्या हैंग हो रहा है? स्मूथ लग रहा है आपको? ठीक है, ठीक ठीक। अच्छा, हाँ ठीक है, तो ये हो गया ये फॉर लूप। ठीक है ना, अब देखिए, अब वाइल लूप। वाइल लूप का सिंटैक्स क्या है? वाइल का भी सिंटैक्स बहुत सिंपल है। जैसे कि मान लो सबसे पहले देखिए वाइल का सिंटैक्स क्या है, अभी देख लीजिए। इसको लिख देते फॉर। हाँ, अब वाइल का देखिए, वाइल में क्या होता है, ऐसे वाइल आपको लिखना है। उसके बाद वाइल में भी आपको ऐसे ओपन ओपन क्लोज ब्रैकेट लिखना है, और इसके अंदर आपका रहेगा टर्मिनेटिंग कंडीशन।
ये देखिए, तो वाइल का और भी सिंपलर है सिंटैक्स। वाइल एक टर्मिनेटिंग कंडीशन, उसके बाद बॉडी ऑफ वाइल लूप, ठीक है। अब इसको इन रियल लाइफ देखे कैसे लिखेंगे हम लोग। अब आप जो बोल रहे हैं ना बाहर वेरिएबल लिखते हैं, वो यहाँ जरूरी है, यहाँ बाहर लिखना पड़ेगा। हम सबसे पहले कोई भी एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से num इक्वल टू 0। अच्छा, और ये सब जो वेरिएबल है ना, लेट आई, ये कोई जरूरी नहीं आई लिखना, आप एक्स वाई जेड नंबर कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो देखिए प्रिंट करके दे दिया, सजेशन दे रहा है। अगर मैं मान लो नेट नम इक्वल टू 0 लिखा, ठीक है, उसके बाद वाइल लूप के कंडीशन के अंदर मैं लिखता हूँ नम इज लेस देन 5, तब तक कंसोल लॉग करो हेलो वर्ल्ड इज एग्जीक्यूटिंग व्हेन नम इज इक्वल टू नंबर। उसके बाद फिर हम लोग एक और कंडीशन भी दे दिए, क्या दे दिए कि जब कंसोल लॉग हो जाए तब आप नंबर इंक्रीमेंट कर दो। इंक्रीमेंट करने के बाद वापस से ये बॉडी खत्म वाइल लूप का, तो वापस से ये वाला कंडीशन पे पहुंच जाएगा प्रोग्राम। अब वापस से ये चेक होगा ये कंडीशन की ट्रू है कि नहीं, ठीक है। तो अभी देखिए क्या होगा। सबसे पहले तो देखिए नंबर का वैल्यू 0 था, करेक्ट। हम लोग अब इसको वो करते हैं और देखते हैं कि कितना बार चलेगा। लेट्स प्रेडिक्ट। सबसे पहले नंबर 0 पे ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। उसके बाद 1 पे होगा, 2 पे होगा, 3 पे होगा, 4 पे होगा। उसके बाद 4 जब है तो नम प्लस प्लस करने के बाद 5 बन जाएगा। अब 5 में ये कंडीशन तो फॉल्स हो गया, और जैसे ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो हम लोग बाहर निकल गए, ठीक है। तो 5 बार प्रिंट होगा, 0 1 2 3 4, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये देखिए कितने बार प्रिंट हुआ। अच्छा, ये पुराना आई, ये भी हाँ ना, इसको पूरा कमेंट कर दो, ये डिस्टर्ब कर रहा है। एक क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ। ये देखिए हेलो वर्ल्ड इज एग्जीक्यूटिंग व्हेन नंबर इज 0 व्हेन नंबर 1 2 3 4, ठीक है। तो वाइल लूप का सिंटैक्स भी सिमिलर ही है, ठीक है, बस इसमें थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं। इसमें इनिशियलाइजेशन पहले हो जाता है, टर्मिनेटिंग कंडीशन वाइल के बगल में लिखते हैं, और अपडेट एक्सप्रेशन जो है, ठीक है, अपडेट एक्सप्रेशन हम लोग एकदम लास्ट लाइन में लिखते हैं, ठीक है। आप जरूरी नहीं लास्ट लाइन में, अब अगर आपको प्रोग्राम आपका कुछ ऐसा है कि पहले ही अगर आप चाहते हो लिखना, पहले भी लिख सकते हो। मतलब जो भी है अपडेट एक्सप्रेशन वाइल के बॉडी में ही लिखा जाता है, ये है मोटे मोटे तौर पे रूल है। दिस अपडेट एक्सप्रेशन इज इनसाइड द वाइल लूप बॉडी, ठीक है। हाँ, और फॉर में क्या था, फॉर में सब एक ही लाइन में है, इनिशियलाइजेशन भी इसी लाइन में, और टर्मिनेटिंग कंडीशन भी इसी लाइन में, अपडेट एक्सप्रेशन भी इसी लाइन में। और वाइल में ये तीन चीज़ अलग अलग जगह पे है। यहाँ पे इनिशियलाइजेशन पहले ही हो जा रहा है, टर्मिनेटिंग कंडीशन बगल में लिख दे रहे हैं, और इसका जो बॉडी है लूप का बॉडी, इसके अंदर में लिखते हैं अपडेट एक्सप्रेशन, ठीक है। हाँ, अब ये देखिए अब एक और है डू वाइल, ठीक है। ये उतना यूज नहीं होता है, ठीक है, ये बहुत रेयरली यूज होता है, बट ठीक है ऐसे ही जान के रख लो, ठीक है। अभी जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस, बहुत रेयर केस में ये हम लोग यूज करते हैं। जनरली फॉर लूप वाइल लूप ही होता है मोस्ट यूज्ड, इसका उतना काम है नहीं, ठीक है। डू वाइल का सिंटेक्स क्या है देखिए। डू वाइल का एक्चुअली सिंटेक्स होता है, सबसे पहले आप करते हो इनिशियलाइज। आपको डायरेक्ट ना इसका वही लिख के दिखा देता है। अच्छा ठीक है, चलो सिंटेक्स देखो। सबसे पहले डू का एक ब्लॉक होगा, ठीक है। एक डू का ब्लॉक होगा, उसके बाद आएगा एक वाइल, और यहाँ पे होगा आपका टर्मिनेटिंग कंडीशन। उसके बाद होगा बॉडी ऑफ वाइल लूप, ठीक है। और ये है आपका बॉडी ऑफ डू ब्लॉक। तो देखिए इसमें बस क्या डिफरेंस है ना, हम लोग सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, उसके बाद वाइल लूप चेक करते हैं, ठीक है। सब जैसे कि वाइल लूप में हम लोग पहले क्या कर रहे थे, हम लोग पहले ही कंडीशन चेक कर ले रहे हैं, ठीक है, कि क्या ये नम 5 से छोटा है कि नहीं। हाँ करेंगे, अभी ये तो सिंटेक्स है, अभी लिख के दिखाऊंगा। हाँ, इंक्रीमेंट, हाँ इंक्रीमेंट भी करेंगे हम लोग इसमें। देखिए इंक्रीमेंट जो है ना, ये वाइल के अंदर नहीं करेंगे हम लोग, इसमें डू के अंदर ही करेंगे। अब अपडेट एक्सप्रेशन जो है, ठीक है। अभी देखिए इसका अगर एक एग्जांपल दूँ, इसमें भी सबसे पहले बाहर ही इनिशियलाइज करना होगा। अगर मैं लिखता हूँ लेट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। अब मुझे एक डू का ब्लॉक करना है। डू मतलब ये काम करो, ठीक है। कब तक करो, जब तक
x का वैल्यू 5 से कम है तब तक करते रहो ये काम। ये है इसका। अच्छा, एक चीज यहाँ पे गलत मैं लिख दिया, ये वाइल के बाद कोई ब्लॉक नहीं है, ये गलत है। हाँ, वाइल के बाद कोई ब्लॉक नहीं, वाइल ही है लास्ट स्टेटमेंट, ये यहीं पे एक टर्मिनेटिंग कंडीशन होता है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे क्या है ना, इसको कैसे रीड किया जाता है, ये देखिए ये है सबसे पहले एक इनिशियल वैल्यू जो है इनिशियलाइजेशन कंडीशन। इसके बाद आता है आपका डू का अंदर का लॉजिक। डू के अंदर का लॉजिक क्या है, मुझे कंसोल करना है, लॉग हेलो वर्ल्ड इज एग्जीक्यूटिंग व्हेन x इज इक्वल टू x। अब इसी के अंदर डू के ब्लॉक के अंदर ही हम लोग अपडेट कंडीशन लिखते हैं, अपडेट एक्सप्रेशन। तो हम यहाँ पे x प्लस प्लस कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि अब चेक करो तो कि क्या x का वैल्यू 5 से कम है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं ना, पहले हम लोग एग्जीक्यूशन कर देते हैं, उसके बाद हम लोग कंडीशन चेक करते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तब तो हम लोग दोबारा डू के पास जाएंगे काम करने, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तब हम लोग और दोबारा कभी नहीं जाएंगे डू के पास। ठीक है, तो यहाँ पे सब इट डजेंट मैटर वेदर दिस कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, एक बार तो ये एग्जीक्यूट हो गई। लेकिन यहाँ पे पहले कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होता, यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन ही चेक होता है। अच्छा, इसको पहले आपको चला के दिखाते हैं, उसके बाद एक बहुत अच्छा डिफरेंस आपको समझ में आएगा दोनों में। ये देखिए इसमें क्या हुआ, सबसे पहले x का वैल्यू जब 0 था तब ये चला, फिर x का वैल्यू 1 था, 2 था, 3 था, 4 था। ठीक है, अब जैसे ही इसका वैल्यू 4 था, x का वैल्यू जब 4 था तब x प्लस प्लस हुआ होगा, x प्लस प्लस होने के बाद ये 5 बन गया, और उसके बाद हम लोग चेक किए क्या 5 इज लेस देन 5, तब इसका आंसर आया फॉल्स। फॉल्स आया तो हम लोग दोबारा डू के पास नहीं गए। ठीक है, तो देखिए दोनों ही केस में पहले भी यही आया था जब हम लोग वाइल लूप से किए थे, लेकिन डू वाइल से जब किए तब भी यही सेम आया, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। अभी देखिए डिफरेंस ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, डिफरेंस कब फील होगा आपको पता है, जब आप ऐसा कुछ कर दो। अगर मान लो वाइल लूप में आपका ये जो पहला नंबर है ना, ये मैं अगर लिख देता 6, तब बताइए ये वाइल कुछ भी प्रिंट कर पाएगा? अब ये कुछ भी प्रिंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सबसे पहले ये चेक करता है कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये घुसने देगा, ये कंडीशन फॉल्स है तो ये वाइल के अंदर घुसने ही नहीं देगा आपको। तो अगर मैं इसको अगर रन करूँ तो देखिए क्या हो गया, अच्छा सॉरी इसको पकड़ के किया रन इसे। हाँ, इसको मैं रन करूँ तो देखिए कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, ब्लैंक। फिर से आपको दिखाते हैं, इसको क्लियर करके फिर से इसको रन करते हैं, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। देखिए प्रोग्राम चला है, प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लॉग स्टेटमेंट प्रिंट ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वाइल लूप के अंदर हम लोग घुस ही नहीं पाए कभी। ठीक है, अब ये सेम चीज मैं इसके साथ करता हूँ। ठीक है ना, अब यहाँ पे यही सेम चीज मैं करता हूँ, एक्स का वैल्यू मैं ले लिया 6। ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखिए हेलो वर्ल्ड इज एग्जीक्यूटिंग व्हेन x इक्वल टू 6, इसके बाद लेकिन कुछ प्रिंट नहीं हुआ। तो ये क्या किया, ये बिना ही देखे कि x का क्या वैल्यू है, मतलब इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनिशियल वैल्यू क्या है डू वाइल को। ठीक है, ये सबसे पहले जाके डू चला देगा, पहले ही जाके डू चला देगा, उसके बाद ये देखेगा कि क्या ये कंडीशन ट्रू है कि नहीं। तो ये पहले तो चला दिया, लेकिन बाद में जब ये कंडीशन चेक करने गया तब इसको पता चलता है कि 6 तो लेस देन इक्वल टू 5, ये वाला तो फॉल्स हो जाएगा। तो हम अब चलो दोबारा अब नहीं जाएंगे डू के बाद। ठीक है, तो ये दोनों में बस सिंपल सा एनालॉजी आप समझ सकते हैं। वाइल ना एक समझदार बच्चा है जो पहले ही अपने माँ बाप का बात सुन लेता है, गलती बिना किए ही। ठीक है, और डू वाइल एक शैतान बच्चा, ये पहले गलती करेगा उसके बाद ये डांट सुनेगा जब, तब ये दोबारा नहीं करेगा वो काम, लेकिन ये पहले ये करेगा वो काम, ये अपने गलती से सीखता है और ये गलती से नहीं, ये पहले से ही सीखा समझा ही बच्चा है ये, और ये पहले करेगा उसके बाद ये देखेगा कि क्या ये काम ठीक हुआ कि नहीं। तो इसको बाद में रियलाइज होता है कि ये तो हम गलत किए, तो ये बाद में नहीं जाएगा और डू को एग्जीक्यूट करना। ठीक है, तो बस यही बेसिक सा डिफरेंस है, बट डू वाइल इज रेयरली यूज्ड, ये हम लोग यूज करते नहीं। ठीक है, हमारा जितना भी इंडस्ट्री लेवल पे कोड होता है वो फॉर लूप वाइल लूप ये सब से हो जाता है काम। ठीक है, डू वाइल का उतना जरूरत पड़ता नहीं।
अभी देखिए, अब लास्ट एक लूप है, ये लूप है फॉर इन लूप, ठीक है। अभी फॉर इन लूप क्या करता है, फॉर इन लूप एक्चुअली आपको हेल्प करता है। ऑब्जेक्ट के बारे में भी बताया नहीं ना आपको, ठीक है, कोई बात नहीं, जब आप ऑब्जेक्ट एरे वगैरह समझ जाएंगे तब और आपको अच्छे से समझ में आएगा। जब भी हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं या कोई एरेस पे काम करते हैं तब फॉर इन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इंडस्ट्री में। ये एक्चुअली इसका काम है ना कि एक ऑब्जेक्ट का हर एक प्रॉपर्टी को आइटरेट करना। अभी देखिए इसको कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, देखिए इसका भी सिंटैक्स बहुत सिंपल है, ठीक है। इसमें इसका सिंटैक्स है फॉर की इन एन ऑब्जेक्ट, ये इसका सिंटैक्स है और ये है इसका बॉडी, फॉर इन का बॉडी है ये। अच्छा देखिए अभी इसका आपको लिख के दिखाता है, जैसे कि मान लीजिए अगर एक एरे है, ठीक है, अभी देखिए एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा, टेंशन मत लीजिए। एरे आपको आई थिंक पता है कि नहीं मालूम नहीं, हाँ पता है ना एरे, हाँ एक लिस्ट ऑफ आइटम को एरे मान सकते हैं आप, ठीक है। तो अभी देखिए अगर मान लीजिए मैंने एक एरे बनाया होता, ठीक है, अब अगर मुझे इस एरे को आइटरेट करना है, ठीक है, तब हम लोग फॉर इन लूप का यूज कर सकते हैं। ये देखिए ऑलरेडी ये दे भी रहा है। और देखिए ये जितने भी लूप है ना, ये चीज आप समझ लीजिए आज ही कि ऐसा कोई भी काम नहीं है ना जो सिर्फ एक ही लूप से हो सकता है। जो काम फॉर इन से हो रहा है वो सेम काम आप वाइल से भी कर सकते हो, आप फॉर से भी कर सकते हो। जो काम फॉर से हो रहा है वो वाइल से भी हो सकता है, डू वाइल से भी हो सकता है, फॉर इन से भी हो सकता है। मतलब ये जितने भी लूप्स है ना ये सब इंटरचेंजेबल है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये काम सिर्फ इसी लूप से हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो प्रोग्राम फॉर में बनेगा वही प्रोग्राम वाइल से भी लिखा जा सकता है। जो प्रोग्राम आप फॉरेन से लिख रहे हो वही प्रोग्राम फॉर लूप या वाइल लूप से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो एक ही चीज करने का काफी तरीका है, ठीक है। एट द एंड इन लोग का एक ही काम है, कोई भी चीज को रिपीट करवाना, ठीक है। तो ऐसा बात नहीं है कि ये वाला काम हम लोग सिर्फ इसी से कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा देखिए अभी इसको रन करते हैं उसके बाद आपको एक्सप्लेन करते हैं इसको। ये देखिए आपको क्या लॉग में दिख रहा है, वैल्यू ऑफ एरे एट इंडेक्स 0 इज 1, वैल्यू ऑफ एरे एट इंडेक्स 1 इज 2, वैल्यू ऑफ एरे एट इंडेक्स 2 इज 3, ऐसे कर करके वैल्यू ऑफ एरे एट इंडेक्स 4 इज 5। तो देखिए क्या होता है ना, जब आप फॉर इन यूज करते हैं, फॉर इन, ठीक है, तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, सबसे पहले फॉर लूप लिखो, उसके बाद एक की होगा। की क्या होता है, की बाय डिफॉल्ट हर एक एरे का आइटम को असाइन कर दिया जाता है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपके पास एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट हर एक आइटम को एक की दे देता है। इसको ये जो 1 है इसको की दे देता है 0, सबसे पहले एलिमेंट को 0 की मिलता है, उसके बाद 1 मिलता है, फिर 2 3 4 ऐसे करके, ठीक है। तो हर एक आइटम को बाय डिफॉल्ट एक की प्रोवाइड कर दिया जाता है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। अब आप इस की पे आइटरेट करते हो फॉर इन लूप में। तो देखिए इसका सिंटेक्स क्या होता है, फॉर की इन ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब आपको क्या क्या लिखना है, और ये की जो है ना ये कोई कीवर्ड नहीं है, आप इंडेक्स भी लिख सकते हो, आप एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। ये बस हम लोग की लिखे सिंटेक्स के लिए, लेकिन आप यहाँ कुछ भी यूज़ कर सकते हो। जनरली इंडस्ट्री में इंडेक्स यूज़ होता है या फिर आई डी एक्स लिख देते हैं, या फिर और भी अगर कुछ है तो लिख सकते हैं, ठीक है। ये कोई फिक्स्ड नहीं है कि ये कोई कीवर्ड है, ना ही इंडेक्स कोई कीवर्ड है ना ही की कोई कीवर्ड है। ये जस्ट एक आपको सिंटेक्स बताने के लिए दिखाया गया है। तो हम लोग को लिखना है फॉर, अब यहाँ पे आप लेट लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है, ये भी कोई जरूरी नहीं है। फॉर इंडेक्स इन एरे, ठीक है, उसके बाद आपको लॉक करना है वैल्यू ऑफ एरे एट इंडेक्स। आप अगर आप लॉक करोगे की का वैल्यू भी आप लॉक कर सकते हो साथ में, और उस की के कॉरेस्पॉन्डिंग एरे का क्या वैल्यू है वो भी आप प्रिंट कर सकते हो। ये आपको पता है कि जैसे कि मान लीजिए ये एक एरे होता है, तो आपको पता है एरे में इंडेक्सेस कैसे स्टार्ट होता है। एरे ऑफ 0 अगर कोई आपसे पूछे तो इसका वैल्यू है 1, अगर आपसे कोई पूछे एरे ऑफ 1 क्या है, उसका वैल्यू है 2, ठीक है। तो ये 0 1 2 क्या है, ये एक्चुअली कीज है, ठीक है।
या फिर इसको बोल सकते हैं इंडेक्स है, और ये है एक्चुअल डेटा आइटम्स, एक्चुअल वैल्यूज प्रेजेंट इन द एरे। ठीक है, तो अगर आपको 5 एक्सेस करना है, ये इसके पहले ना आपको यही दिखाते हैं, ये सबसे अच्छा आपको सबसे पहले यही दिखाता है। अगर मैं मान लो कंसोल लॉग करूँ, मैं कंसोल लॉग करता हूँ, अगर मान लीजिए एरे ऑफ 0, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, देखिए इसका वैल्यू आएगा 1। और इसको ना और बेटर इसको 10 20 कर दो। अभी देखिए अगर मैं एरे ऑफ 0 को करता हूँ ना प्रिंट, तो देखिए क्या होगा। एरे ऑफ 0 मतलब सबसे पहला एलिमेंट एरे का, तो 10 प्रिंट हुआ। अगर मैं इसको 2 कर दूँ, एरे ऑफ 2, तो क्या प्रिंट होगा। एरे ऑफ 2 मतलब 30 की बात हो रही है। ठीक है, तो ये एरे का फंडामेंटल्स है। ठीक है, एरे के इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है 0 से। ठीक है, तो अब अगर आप फॉर लूप भी अगर लिखते हो ना, तो आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे कि फॉर आई इन एरे एरे ऑफ आई। ठीक है, और एक स्पेस भी दे देते हैं। हाँ, देखिए आई आई कुछ नहीं, आई है इंडेक्स या फिर की, इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब ना आई इन एरे, इस सिंटेक्स का ये परमानेंट सिंटेक्स है इसका, इसको आप रट लीजिए। इसका मतलब होता है कि इस एरे के हर एक की पे आइटरेट करो, इसका बस सिंपल से यही मतलब है। इसका मतलब है कि ये जो एरे ऑब्जेक्ट है ना, एरे के हर एक की पे आइटरेट करो, इसका ये मतलब है। ठीक है, या हर एक की, या बोल सकते हो हर एक इंडेक्स पे आइटरेट करो, इसका बस यही मतलब है। ठीक है, तो हर एक इंडेक्स पे आइटरेट करेंगे तो हम लोग ईच एंड एवरी की के पास सबसे पहले जाएंगे। ठीक है, तो आई का सबसे पहला वैल्यू क्या बनेगा, आई का सबसे पहला वैल्यू आएगा 0, क्योंकि सबसे पहला की या इंडेक्स क्या होता है, 0 होता है। सेकेंड की क्या है, 1। थर्ड की है 2। फोर्थ की है 3। फिफ्थ की है 4। ठीक है, तो हम लोग हर एक की या फिर इंडेक्स के पास जाएंगे, और हम लोग उस की का वैल्यू एक्सेस कर पाएंगे। अब अगर आप चाहे तो उस की के मदद से आप एक्चुअल एरे आइटम से प्रिंट करवा सकते हो। अगर आप ऐसे लिख दिए कंसोल लॉग एरे ऑफ आई। ठीक है, तो अभी देखिए इसको अगर आप रन करोगे तो क्या होगा, ये देखिए क्या प्रिंट हो गया। ये कंसोल लॉग 2 के कारण ना पहले से 30 आ जा रहा है, इसको कमेंट करता हूँ। ये देखिए क्या प्रिंट हो गया, 10 20 30 40 50। ठीक है, इसका मतलब हम लोग हर एक की पे गए और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एरे का वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं, इस प्रोग्राम का ये मतलब है। अगर मैं एरे नहीं प्रिंट करना चाहता, मुझे सिर्फ की देखना है कितना है, तो सिर्फ आई लिखो। आई मतलब क्या, आई आपका की दर्शा रहा है यहाँ पे। अगर सिर्फ आप आई प्रिंट करते हो तो देखिए 0 1 2 3 4 प्रिंट हो गया, इसका मतलब हम की प्रिंट करना चाह रहे हैं सिर्फ अभी। लेकिन अगर आप चाहते हो इस की के कॉरस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू है वो अगर चाहते हो, तब एरे ऑफ आई यूज करो। एरे ऑफ आई मतलब इस की के कॉरस्पॉन्डिंग इस एरे में कौन सा वैल्यू है, तो इसको रन करोगे। हाँ, हाँ, वहाँ वहाँ देखिए प्लस देने का जरूरत नहीं। ये सी प्लस प्लस में होता है, वो गलत लिख दिया मैंने, प्लस का नीड ही नहीं है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट ही नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर देता है वो। हाँ, उसको हटा दीजिए, उसका कोई जरूरत नहीं। ये देखिए 10 20 30 40 50। ठीक है, प्रिंट हो गया। ये ऊपर के सब कमेंट कर देते हैं, उसका जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फॉर इन लूप कुछ नहीं है, सिंपल। फॉर इन लूप है हर एक की पे आइटरेट करो, बस इसका यही मतलब है। फॉर आई इन एरे, इसका मतलब हर एक की पे जाके आइटरेट करो। आप इसको चाहे तो IDX भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इस केस में एरे ऑफ IDX आपको लिखना होगा, तब जाके आप एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, ये देखिए 10 20 30 40 50। हाँ हाँ, और अगर कोई भी की कॉरस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू है वो एक्सेस करना है, तो ये नोटेशन है स्क्वायर ब्रैकेट्स। हाँ, तो हर ब्रैकेट का ना एक सिग्निफिकेंस है प्रोग्रामिंग में। कर्ली ब्रैकेट जो होता है ये दिखाता है एक्चुअली एक ब्लॉक, एक रीजन। ठीक है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है ये दिखाता है कोई भी की के कॉरस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू है। ठीक है,
और ये जनरल है, ये राउंड ब्रैकेट्स जो आपको दिख रहा है ये जनरल ब्रैकेट्स है। ये जनरली हम लोग कोई फंक्शन कॉल में यूज़ करते हैं या कोई लूप्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ आप ऐसे नहीं लिख सकते राउंड ब्रैकेट, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ऐसे आप नहीं लिख सकते, ठीक है। या फिर अगर आप कर्ली ब्रेसेस यूज़ कर लो वो भी गलत हो जाएगा। तो इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ अगर आपको चाहिए तो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करना होगा, ठीक है। तो ये मोटे मोटे तौर पे 4 तरीके के लूप्स हैं, ठीक है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें से है आपका फॉर इन लूप और फॉर लूप, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इंडस्ट्री में, ठीक है। और थोड़ा बहुत वाइल भी यूज़ होता है, और डू वाइल तो रेयरली कभी यूज़ होता है। मैं आज तक 5 साल के करियर में कभी यूज़ नहीं किया डू वाइल, और ना कभी देखा। हाँ, फॉर या फिर फॉर इन ये भी बहुत यूज़ होता है। जब भी आप आइटरेट करना है ना आपको कोई भी लिस्ट पे, एरे पे, कोई भी ऑब्जेक्ट पे, तो फिर ये बहुत हेविली यूज़ होता है ये वाला फॉर इन। और यही सेम काम, चलिए यही सेम काम हम लोग करते हैं फॉर लूप से। तो कैसे कर पाएंगे हम लोग यही सेम काम? अगर मान लीजिए हमें फॉर से करना होता तो हम लोग क्या लिखते हैं? फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन, कितना एलिमेंट्स है 5, ठीक है, आई इज लेस देन 5, आई प्लस प्लस। उसके बाद हम लोग लिख देते हैं कंसोल। अच्छा हाँ, वेरी सॉरी, ये सी प्लस प्लस वगैरह में करते करते ना आदत हो जाता है कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए, लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, कंसोल लॉग एरे ऑफ आई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम लोग ये फॉर लूप चला रहे हैं जिसका पहला वैल्यू है 0, आई का पहला वैल्यू क्या है 0, वहां से स्टार्ट करना है, और कंडीशन भी ट्रू ही होगा ऑब्वियसली। तो हम लोग अंदर आके एरे ऑफ 0 प्रिंट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इंक्रीमेंट होगा, उसके बाद आई का वैल्यू 1 बन जाएगा, फिर से ये ट्रू होगा, उसके बाद एरे ऑफ 1 प्रिंट कर देंगे अंदर आके, उसके बाद फिर 2 कर देंगे, ऐसे कर करके प्रिंट करवा सकते हैं। तो इसको अगर मैं रन करूँ तो देखिए तब भी वही सेम आउटपुट, 10 20 30 40 50। तो जरूरी नहीं कि ये जो कर रहा है फॉरेन ये कोई और नहीं कर सकता, ये कोई भी हम वाइल्ड से भी करवा सकते थे इसको, ठीक है। तो इट डिपेंड्स आपको क्या करना है, ठीक है। जनरली लिस्ट एरे होता है तो फॉरेन ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्योंकि बाई मिस्टेक अगर मान लीजिए प्रोग्रामर 0 नहीं, गलती से अगर वो 1 से स्टार्ट कर दिया होता तो एक ब्लंडर हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये पहला एलिमेंट और एक्सेस ही नहीं कर पाएगा कभी, क्योंकि आपका प्रोग्राम ही तो स्टार्ट हो रहा है एरे ऑफ 1 से। एरे ऑफ 1 मतलब क्या? 20 से शुरू होगा इटरेशन, तो आप पहला एलिमेंट स्किप कर गए इस गलती के कारण, देखिए 20 30 40 50। तो इसीलिए जनरली फॉर लूप हम लोग बेसिक फॉर लूप यूज नहीं करते जब लिस्ट पर इटरेट करना, क्योंकि वी डोंट वांट टू मिस एनी की, बिकॉज कोई भी की मिस हो गया तो मतलब वो पूरा आइटम ही मिस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका सिंटैक्स में देखिए कोई है ही नहीं, कोई इनिशियलाइजेशन कंडीशन, कोई टर्मिनेटिंग कंडीशन है ही नहीं। इसमें करना ही होगा, हर एक की को आइटरेट करना ही पड़ेगा इसमें। तो इसमें कोई भी मिस होने की गुंजाइश नहीं है, यहाँ पे कोई भी आइटम मिस होने की गुंजाइश नहीं। इसलिए हम लोग फॉर इन लूप प्रेफर करते हैं जब भी हम लोग एक लिस्ट पे आइटरेट करना चाहते हैं हर एक एलिमेंट पे, ठीक है। और फॉर लूप का भी यूज करते हैं जब हमें कुछ कस्टम काम करना है, जैसे कि मैं चाहता हूँ जब मेरा प्रोग्राम, ठीक है, आई का वैल्यू, जब मान लीजिए मुझे, मान लीजिए एरे का थर्ड एलिमेंट प्रिंट नहीं करना है, थर्ड एलिमेंट मतलब 30, ठीक है, मुझे ये प्रिंट नहीं करना है, तो हम लोग उस टाइम पे फॉर इन यूज नहीं कर सकते, ठीक है। वहाँ पे प्रेफर हम लोग करते हैं फॉर लूप यूज करें, ठीक है। हालांकि इससे भी हो जाएगा, बट ये सब कुछ भी कस्टम लॉजिक करना होता है ना तो फॉर लूप प्रेफर किया जाता है। अगर मान लीजिए मैं चाहता हूँ ऐसे प्रिंट हो 10 20 40 50, आई डोंट वांट टू प्रिंट 30, आई वांट टू स्किप इट। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? जब भी आई का वैल्यू, इफ आई इक्वल टू 3, सॉरी इफ आई इक्वल टू 2, 2 मतलब 0 1 2, सेकेंड इंडेक्स का बात हो रहा है। तो हमेशा ये टर्मिनोलॉजी याद रखना, जब भी एरे में कोई बोल रहा है ना सेकेंड इंडेक्स, तो मेंटली आपको मैप कर लेना है कि बात हो रहा है थर्ड आइटम का। सेकेंड इंडेक्स मतलब थर्ड आइटम, है ना। फिफ्थ इंडेक्स मतलब सिक्स्थ आइटम का बात हो रहा है। तो वैसे ही थर्ड आइटम को एक्सेस करना है तो आपको इंडेक्स 2 एक्सेस करना होगा। तो अगर इफ आई इक्वल टू 2, मैं करना चाहता हूँ कंटिन्यू, ठीक है। कंटिन्यू मतलब स्किप द करंट आइट्रेशन एंड मूव टू नेक्स्ट आइट्रेशन। तो देखिए अब क्या होगा, जब भी आई का वैल्यू 2 होगा ना
तो हम लोग स्किप कर देंगे ये वाला इटरेशन। तो एल्स वेल्स लिखने की कोई जरूरत नहीं। ये देखिए इसको रन करते हैं, उसके बाद आपको ड्राई रन करके बताते हैं एक्चुअली क्या हुआ है। देखिए एक सेकेंड, 1 से है ना, 0 से स्टार्ट करो। ये देखिए 10 20 40 50, ठीक है। अब देखिए एक्चुअली क्या हो रहा है, एकदम शुरू से सोचिए। सबसे पहले क्या करेगा प्रोग्राम, सबसे पहले आपका कंपाइलर आता है, वो देखता है इनिशियल कंडीशन क्या है, आई इक्वल टू 0, ये है इनिशियल कंडीशन। उसके बाद ये चेक करता है क्या ये वाला कंडीशन ट्रू है कि नहीं, ये तो ट्रू है, तो चलो अंदर जाओ। तो अब देखिए इफ कंडीशन चेक हो रहा है, इफ आई इक्वल टू 2, तो क्या ये कंडीशन ट्रू है, नहीं है, ये ट्रू नहीं है ना, तो फिर ये फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो इफ में जाएंगे नहीं हम लोग अब लाइन 64 पे आ जाएंगे। अब हम लोग कंसोल लॉग कर दिए एरे ऑफ आई, इसीलिए 10 प्रिंट हो गया। ओके, अब नेक्स्ट आई का वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा आई प्लस प्लस के कारण, तो आई का वैल्यू अब बन गया 1। 1 जब है तब हम लोग वापस से अंदर आते हैं, आते ही लाइन 63 सबसे पहले चलेगा, लेकिन इफ कंडीशन फॉल्स है अभी भी, तो हम लोग लाइन 64 चलाएंगे। अब लाइन 64 चलने के कारण 20 प्रिंट हो गया। अब नेक्स्ट आइट्रेशन में आई का वैल्यू हो गया 2। इस बार इफ कंडीशन ट्रू हो जाता है, यहाँ पे लाइन 63 में इस बार ट्रू हो गया इफ का कंडीशन। इफ का कंडीशन ट्रू हो गया तो इफ का ब्लॉक चलेगा। अच्छा, एक चीज, जब भी हम लोग सिंगल लाइन लिखते हैं ना इफ में, तो हम लोग को ऐसे ब्लॉक लिखने का जरूरत नहीं, जैसे आपको मैंने सिखाया था इफ का एक ब्लॉक होता है ऐसा, ठीक है, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। लेकिन क्योंकि ये सिर्फ एक ही लाइन है, तो एक लाइन लिखने के लिए कर्ली ब्रेसेस का यूज ऑप्शनल है, इट इज ऑप्शनल नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो अगर एक लाइन का कोड है इफ का, तो आप सेम लाइन में भी लिख सकते हो विदाउट यूजिंग दिस कर्ली ब्रेसेस, बट एनीवेज लेट्स यूज कर्ली ब्रेसेस। तो क्या हो गया, अब इफ का कंडीशन ट्रू हो गया। इफ का कंडीशन ट्रू हो गया तो हम लोग इफ के ब्लॉक में घुस जाएंगे। इफ का ब्लॉक क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कंटिन्यू, और कंटिन्यू एक रिजर्व्ड कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट में। कंटिन्यू का मतलब होता है कि कंपाइलर को बताना कि ये वाला आइटरेशन स्किप कर दो, तो अब ये नीचे कभी जाएगा ही नहीं। ये कंटिन्यू जैसे ही देखा कंपाइलर, इसका मतलब ही ये समझ जाता है कि ये वाला आइटरेशन स्किप होगा, अब हमको नेक्स्ट आइटरेशन में जाना है। तो ये कंटिन्यू जैसे एग्जीक्यूट होगा ना, उसके बाद प्रोग्राम सीधा चल जाएगा आई प्लस प्लस के बाद, मतलब आई प्लस प्लस के पास चल जाएगा प्रोग्राम। तो आपका आई का वैल्यू अब बन जाएगा 3, ठीक है। अब 3 बनने के बाद वापस से अब ये कंडीशन चेक होता है, फिर आई इक्वल टू 3 है, नहीं है, तो चलो 66 प्रिंट कर दो। उसके बाद फिर इंक्रीमेंट होके ये 4 बन जाएगा। अब देखेगा कि आई लेस देन 5 है, ट्रू है, हाँ ठीक है, तो चलो फिर अंदर घुसो। 4 इक्वल टू 2 है, नहीं है, तो चलने का फ़ायदा नहीं, ये तो चलेगा नहीं। उसके बाद फिर से 66 पे आ जाएंगे, तो एरे 4 प्रिंट कर देंगे। उसके बाद जब आई इक्वल टू 5 हो जाएगा, तब तो ये टर्मिनेटिंग कंडीशन ही पहुंच गए हम लोग, मतलब ये कंडीशन ही फॉल्स हो गया, तो और घुसे ही नहीं फॉर लूप के अंदर, घुसे ही नहीं तो कुछ प्रिंट ही नहीं होगा, और ठीक है। अभी इसको भी रन करोगे तो सेम ही आउटपुट आएगा, ठीक है। ये कर्ली ब्रेसेस इज जस्ट एन ऑप्शनल थिंग। तो आप सिंगल लाइन जब भी होता है इफ का, तो जनरली इंडस्ट्री में देखोगे कर्ली ब्रेसेस यूज नहीं किया, डायरेक्ट ऐसे लिख दिया एक ही लाइन के अंदर, ठीक है। तो ये जस्ट एक शॉर्ट हैंड नोटेशन है। कंटिन्यू का ऑपोजिट है, ऑपोजिट बोल के कुछ नहीं है, दो कीवर्ड है इंपॉर्टेंट, एक है कंटिन्यू, एक है ब्रेक, ठीक है। तो ब्रेक स्टेटमेंट भी आपको यही साथ ही साथ बता देते हैं। अगर मान लीजिए, हाँ, ब्रेक लूप्स में भी यूज होता है, ठीक है। तो ब्रेक का वहां भी जो काम है, यहाँ भी यही काम है, एक ही काम होता है ब्रेक का। ब्रेक का काम है कि स्विच केस या फिर फॉर लूप, वाइल लूप, जहां पे भी हो वहां से बाहर निकलो। ब्रेक का मतलब ये है, आप जो भी एग्जीक्यूशन कर रहे हो, जो भी ब्लॉक को, उसके बाहर निकल जाओ, ब्रेक का ये मतलब है। तो अगर मान लीजिए मैं आई इक्वल टू 2 पे ब्रेक लगा दिया, और ब्रेक भी वही सेम, आप या तो सिंगल लाइन है इसलिए मैं ऐसे लिखा, अब मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जब आई का वैल्यू 2 हो जाएगा ना, उस टाइम हम लोग ब्रेक करना चाहते हैं प्रोग्राम। ब्रेक मतलब अब वी डोंट वांट एनी फर्दर आइटरेशन इन द फॉर लूप, इसका ये मतलब है। जैसे ही ब्रेक एग्जीक्यूट होता है ना, हम लोग बाहर निकल के लाइन 68 पे पहुंच जाते हैं, मतलब ये पूरा का पूरा फॉर लूप ही अब स्किप हो जाएगा। ये पूरा फॉर लूप है ना, यही पूरा स्किप हो जाता है ब्रेक जैसे एग्जीक्यूट होता है। तो देखिए अगर मैं इसको चलाऊं, तो क्या प्रिंट हो रहा है, 10 एंड 20, उसके बाद का कुछ प्रिंट ही नहीं हुआ।
क्योंकि एरे ऑफ 0 प्रिंट हो गया, एरे ऑफ 1 भी प्रिंट हो गया, लेकिन एरे ऑफ 2 का जब बारी आया ना, उसके पहले ब्रेक ही चल गया। हाँ, तो जब आई का वैल्यू 2 था तो ब्रेक चल गया, ब्रेक चलने के कारण पूरा फॉर लूप ही एग्जिट हो गया। तो अब ये एरे ऑफ 2 जो है, एरे ऑफ 3 जो है, एरे ऑफ 4 जो है, ये लोग को मौका ही नहीं मिला एग्जीक्यूट होने का, क्योंकि उसके पहले ही ब्रेक ही चल गया। तो और ये जो है ना ब्रेक स्टेटमेंट, ये इसका पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं मान लो आई इक्वल टू में ब्रेक करना, ये पहले लिखा होता तो क्या प्रिंट हुआ, 10 एंड 20, है ना। इसी चीज को मैं अगर बाद में लिखता, पहले कंसोल लॉक कर दिया, बाद में अब चेक कर रहा हूँ, तो एरे ऑफ 2 प्रिंट हो जाएगा। इसका मतलब 30 भी इस बार प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चेक कर रहे कि क्या आई का वैल्यू 2 है, फिर हम लोग देखे हाँ 2 है, तब ब्रेक कर दे रहे। इसका मतलब एरे ऑफ 2 को मौका मिल गया पहले ही चलने का, क्योंकि ये लाइन 64 पहले आता है, तो लाइन 64 पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा। बाद में हम लोग देखेंगे कि लाइन 66 में इफ कंडीशन ट्रू है, और उसके बाद लाइन 67 से ब्रेकआउट कर गए, तो इस केस में 10 20 30 तीनों प्रिंट हो जाएगा। देखिए इसको रन कर रहा हूँ, देखिए 10 20 30 तीनों प्रिंट हो गया। तो ये ब्रेक का या फिर कंटिन्यू का पोजीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी कंटिन्यू लिख दोगे, कहीं भी ब्रेक। आपको प्रोग्राम का फ्लो समझना होगा कि आप चाहते हो पहले एरे ऑफ 2 प्रिंट हो उसके बाद ब्रेक हो, या आप चाहते हो जैसे ही आई का वैल्यू 2 हो उसी टाइम ब्रेक हो जाए। तो यू हैव टू थिंक ऑफ द बिजनेस लॉजिक, ठीक है। तो पोजीशन यहाँ पे मैटर करेगा कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट्स का, ठीक है। तो आपको इसे समझना पड़ेगा कि पहला लाइन क्या है, वो पहले एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो ये मतलब प्रोग्रामिंग बहुत सिंपल है, लाइन बाय लाइन ही एग्जीक्यूट होता है सब। जब ये कंपाइल होता है तो सबसे पहले जो लाइन पहले लिखा है वो ही लाइन पहले एग्जीक्यूट होता है। तो इसीलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वेयर यू आर यूजिंग ब्रेक और कंटिन्यू, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है। तो लूप्स में इतना ही है, ठीक है। अभी लूप हमारा कंप्लीट है, ठीक है। अभी इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एरेस, क्योंकि एरे आपको पढ़ा दिया थोड़ा सा, तो अभी एरे एरे में ही अब घुसते हैं पूरा, ठीक है। ये सबसे पहला डेटा स्ट्रक्चर है आपका, ठीक है। अभी इस डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर, हाँ, नहीं नहीं, देखिए डेटा स्ट्रक्चर मतलब होता है कोई भी एक, देखिए डेटा स्ट्रक्चर वर्ड जो है ना, इसी का मतलब पहले समझिए। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स, ये एक बहुत बड़ा वास्ट एक सब्जेक्ट है। हाँ नहीं नहीं, ये देखिए ये जो पूरा डीएसए है ना, जो इसी को बोलते हैं डीएसए, ठीक है, जो पूछा जाता है इंटरव्यू में, ठीक है। तो ये वर्ड का पहले मतलब समझिए। देखिए डेटा स्ट्रक्चर मतलब होता है कोई भी एक ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पे आप डेटा स्टोर कर पाओ। फॉर एग्जांपल हम लोग जो वेरिएबल भी बना रहे हैं ना, लेट एक्स, तो ये भी एक डेटा स्ट्रक्चर ही है, ठीक है। ये कुछ और नहीं, ये भी यही है, सबसे बेसिक डेटा स्ट्रक्चर यही है, एक वेरिएबल। अ वेरिएबल इज ऑल्सो डेटा स्ट्रक्चर, क्यों, क्योंकि उसके अंदर एक डेटा है। तो डेटा स्ट्रक्चर कोई भी एक ऐसा कंटेनर है जिसके अंदर डेटा स्टोर्ड है, तो वेरिएबल इज ऑल्सो डेटा स्ट्रक्चर। लेकिन अब हम लोग डीएसए में जो है ना, डीएसए में हम लोग बहुत सारे मतलब एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, ठीक है, जो मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, या फिर खुद से बनाया गया कस्टम डेटा स्ट्रक्चर्स पे है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला एक डेटा स्ट्रक्चर आ जाता है एरे, ठीक है। एरे हम लोग पढ़ते हैं, एरे क्यों होता है, एरे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो लिस्ट ऑफ आइटम कंटेन करता है, ठीक है। इसके बाद आपको अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आपको लिंक लिस्ट बनाना है, ठीक है, तो आप लिंक लिस्ट बना सकते हो। इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ एरे ओनली, बट थोड़ा डिफरेंस है इसमें, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई पुश पॉप ऑपरेशन चाहिए तो स्टैक बना सकते हो, क्यू बना सकते हो। हाँ, अगर आपको हायरकियर नोड्स चाहिए, हायरकी में कुछ स्टोर करना है, तो ट्री यूज़ होता है, ठीक है। अगर आपको मैप बना है, जैसे गूगल मैप वगैरह जो बना है ना, वो इंटरनली ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करता है। तो ये सब बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर है, मतलब इन शॉर्ट ये कुछ है नहीं अलग, कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है। ये बस तरीका है डेटा को अलग अलग तरीके से स्टोर करवाने का, ठीक है। स्टैक अलग तरीके से स्टोर करता है, एरे अलग तरीके से स्टोर करता है, ट्री अलग तरीके से स्टोर करता है, ग्राफ अलग तरीके से स्टोर करता है। तो ये सब अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर है, जस्ट टू स्टोर डेटा इन डिफरेंट डिफरेंट वेज, ठीक है। कोई लीनियरली स्टोर कर रहा है,
ठीक है, कोई नोड्स में स्टोर कर रहा है डेटा, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके हैं, ये हम लोग जब डीएसए के अंदर घुसेंगे पूरा, तब आपको बताएंगे हर एक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो ये होता है डेटा स्ट्रक्चर। और एल्गोरिदम्स होता है कि हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड एल्गोरिदम्स है, ठीक है। एल्गोरिदम मतलब कुछ नहीं, एल्गोरिदम मतलब सिंपल होता है कोई भी तरीका। एल्गोरिदम का सिंपल मतलब है अ प्रोसेस इज कॉल्ड एल्गोरिदम। अब अगर वो मान लीजिए चाय ही आपको बनाना है, ठीक है, तो चाय बनाने का एल्गोरिदम क्या है? चाय बनाने का एल्गोरिदम है, पहले दूध गर्म करो, ठीक है, चाय पत्ती डालो, अदरक डालो, चीनी डालो, उसके बाद छान लो उसको। तो ये क्या है, एक सीरीज ऑफ स्टेप्स है। हाँ, तो ये सीरीज ऑफ स्टेप्स को ही हम लोग बोलते हैं एल्गोरिदम। तो हमारे पास प्रोग्रामिंग में भी बहुत सारे एल्गोरिदम्स है, डीएफएस एल्गोरिदम, बीएफएस एल्गोरिदम, हाँ, और भी ऐसे मतलब बहुत सारे एल्गोरिदम्स है, ट्रैवर्सल एल्गोरिदम, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल एल्गोरिदम्स। उसके बाद ग्राफ वगैरह में भी आप जाएंगे ना, तो बहुत सारे फ्लॉयड वॉर्सल एल्गोरिदम, डाइस्टर एल्गोरिदम, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे एल्गोरिदम्स है। वो एल्गोरिदम हमें बताते हैं कि जैसे कोई भी दो नोड के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर पता करना है, तो उसके लिए कोई एक एल्गोरिदम बन चुका है दुनिया में कि इस तरीके से ग्राफ में आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता कर सकते हो। जो गूगल मैप वगैरह है ना, ये लोग एक एल्गोरिदम यूज़ करते हैं अंदर में। हाँ, वो सब प्री डिफाइंड एल्गोरिदम्स है, ठीक है। वो को एक मतलब कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, उन्होंने बनाया, ठीक है, डाइस्टा बोल के एक साइंटिस्ट है, वो बनाए। तो उसका एक एल्गोरिदम पॉपुलर हो गया, बाद में उसी को कंप्यूटर साइंस में यूज़ किया जा रहा है। तो ऐसे ग्राफ वगैरह का बहुत एल्गोरिदम्स है, ट्रीज का बहुत एल्गोरिदम्स है, ठीक है। हैरे टॉर्टोइस एल्गोरिदम एरे वगैरह के लिए होता है। ऐसे मतलब बहुत सारे एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम मतलब सिंपल मान लीजिए एक प्रोसेस कोई भी गोल अचीव करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा गोल था चाय बनाना, तो चाय बनाने का आपको स्टेप्स बताया। अब वैसे ही हमारे पास बहुत सारे गोल्स है, आपको पता करना है कि मान लीजिए कोई भी दो सिटी है, गूगल मैप में दो सिटी है, वो सिटी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। तो उसके लिए हमारे पास ग्राफ में कुछ एल्गोरिदम्स है, तो वो हम लोग यूज़ करेंगे वहाँ पे। अगर आपको पता करना है कि एक एरे में मिसिंग एलिमेंट कौन सा है, तो उसका भी एक एल्गोरिदम है। हम लोग वो यूज़ करके क्विकली निकाल सकते हैं कौन सा मिसिंग एलिमेंट है एरे में, एक सीक्वेंस में। ऐसे मतलब जस्ट एक ओवरव्यू दिया, ठीक है, अभी डेप्थ में इसका नहीं जाएंगे। ये पूरा एक अलग सब्जेक्ट ही है पूरा डीएसए, ठीक है। ये पूरी एक अलग ही सब्जेक्ट होता है। इसी में चाहे तो कोई 1-2 साल निकाल दे सिर्फ डीएसए सीखने में ही, डेप्थ में। हाँ, ये हाँ, ये बोले तो ये अपने में ही एक महासागर है डीएसए। खैर, अभी एरे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ये जनरली डीएसए का कोई भी कोर्स वगैरह भी आप लोग है ना, सबसे पहला चैप्टर एरे ही है, ठीक है। तो अभी एरे आपको पहले बताते हैं क्या होता है, ठीक है। उसके बाद डेप्थ में अभी नहीं जाएंगे एरे के, ठीक है। उसके बाद हम लोग जब प्रोग्रामिंग सीख लेंगे ना पूरा, जावास्क्रिप्ट एक बार आपको समझ में आ गया सब कुछ इसमें क्या क्या होता है, फंक्शन कॉल वगैरह समझ गए, ठीक है। सब कुछ जब सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, आई थिंक और 2-3 क्लास में जावास्क्रिप्ट पूरा कवर हो जाएगा, जितना आपको एटलीस्ट काम चलाओ चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे ऊप्स कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये दो जब हो जाएगा ना कंप्लीट, फिर आपको डीएसए स्टार्ट करवाएंगे, जिसमें लीड कोड का क्वेश्चन से आपको करवाया जाएगा, ठीक है। उसमें आपको जो इंटरव्यूज में पूछते हैं पॉपुलर क्वेश्चंस डीएसए का, आपको इजी इंटरमीडिएट लेवल तक, एटलीस्ट इंटरमीडिएट लेवल तक आपको करवा देंगे, ठीक है। क्या क्या पॉपुलर क्वेश्चंस है डीएसए के, उसमें फिर हम लोग देखेंगे। फिर हर एक के अंदर डीप डाइव होता है, एरे के अंदर भी बहुत टफ टफ क्वेश्चंस भी है, ठीक है। तो आपको एक लिस्ट में दे दूंगा कि एरे का एटलीस्ट ये 8-10 क्वेश्चन आप कर लीजिए, स्टैक क्यू से ये 8-10 क्वेश्चन, लिंक लिस्ट का ये क्वेश्चन, ट्री से ये, ग्राफ से ये, डीपी से ये, ठीक है। तो ऐसे करके आपके पास एक 50-60 क्वेश्चंस का एक लिस्ट हो जाएगा। तो उसी में से ही आपको पूछेगा डीएसए। डीएसए की इंटरव्यूअर्स भी ना मतलब ऑलरेडी पॉपुलर क्वेश्चन ही पूछते हैं, बहुत रेयर केस में ही होता है, अनलेस अनटिल आप गूगल अमेजोन टाइप कहीं नहीं जा रहे इंटरव्यू देने। वो जनरली मोस्ट ऑफ द कंपनीज आपको पॉपुलर डीएसए क्वेश्चन ही पूछेगी, ठीक है। हाँ हाँ, जेसन होता है, जेसन ही तो है मेन एपीआई बनाने के लिए, वही तो है। हाँ हाँ, सब 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 सिखाएंगे। हाँ, एसी का वेट है, असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के लिए होता है, ठीक है। तो ये सब जावा, हाँ हाँ, सी का अवेट वगैरह ये सब तो ऑल रिपोजिटरी लेयर में सब एसिंग अवेट वगैरह ही आपको दिखेगा। हाँ, एचटीटीपी कॉल कैसे करना है, ठीक है। ये सब है, काफ़ी कुछ है सिखाने को, ठीक है।
रेस्ट एपीआई एक ऐसा एपीआई जो रेस्टफुल कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करता है। रेस्टफुल एक आर्किटेक्चर है, ठीक है। एपीआई बनाने का भी तरीका होता है। तो रेस्ट वाला तरीका जो यूज करता है, जो भी एपीआई रेस्ट आर्किटेक्चर जो फॉलो करता है, उसको बोलते हैं रेस्टफुल एपीआई, ठीक है। तो ये सब सीखेंगे, सब है, ये सब वेब डेवलपमेंट के अंडर में आ जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट देख रहे हैं, डीएसए, वेब डेवलपमेंट, सिस्टम डिज़ाइन। लेकिन जब आप इंडस्ट्री में कोड करना शुरू करोगे ना, तब ये सारा सब्जेक्ट एक साथ आएगा काम में, ठीक है। वहाँ आपको आपका वेब डेवलपमेंट स्किल्स भी जरूरत पड़ेगा एपीआई बनाने में, ठीक है, सर्वर बनाने में। वहाँ सिस्टम डिज़ाइन स्किल्स भी आपको लगेगा, ताकि आपका कोड एक्सटेंसिबल बन पाए। वहाँ आपको डीएसए नॉलेज भी लगेगा फॉर बेटर डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है। तो सारे स्किल्स आके मिल जाते हैं जब कंपनी में काम शुरू होता है, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग, इसलिए एक एक सब्जेक्ट ना अच्छे से देंगे इसको टाइम, उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाएंगे, ऐसे कर करके आपको सारा सब्जेक्ट बता देंगे क्या होता है, किसमें क्या क्या सब। अभी फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग का फेज़ 1 का चैलेंज है कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना, ठीक है, और बेसिक प्रोग्राम्स आप लिख पाओ। ये फेज़ 1 का अभी चैलेंज है हमारा। तो जावास्क्रिप्ट है, यही मोस्ट ऑफ द टाइम आपको हर जगह यूज़ दिखता हुआ, मतलब कहीं भी आप इंटरव्यू भी देने जाओगे ना, तो अगर मान लीजिए डॉट नेट या जावा का भी इंटरव्यू है, तो भी कभी कभार इंटरव्यू जावास्क्रिप्ट का क्वेश्चंस पूछ ही लेते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा लैंग्वेज है ना जो बाय डिफ़ॉल्ट हर इंटरव्यू एक्सपेक्ट करता ही है कि जावास्क्रिप्ट सभी को आता ही होगा। तो इसीलिए जावास्क्रिप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं यहाँ इसी से स्टार्ट किया, और ये एक ऐसा लैंग्वेज जिससे सब कुछ कर भी पाओगे, डीएसए, वेब डेवलपमेंट, सब कुछ। तो इट्स गुड, आपको ज़्यादा लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसी से ही आप सीख लोगे सब। खैर, अभी एरे पे आते हैं, ठीक है। तो देखिए एरे बनाने का तरीका क्या है, वही सेम जैसे वेरिएबल बनाते थे। लेट लेट यूज़ कर लो, ठीक है। लेट एरे इज इक्वल टू, उसके बाद आपको स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करना है, ठीक है। ये इसका सिंटैक्स है। अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इसके अंदर आपको एलिमेंट्स लिखना है, ठीक है। एलिमेंट्स कैन बी इंटीजर लाइक 10, 20, 30, 40, ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है, 50। या फिर आप स्ट्रिंग्स का भी एरे बना सकते हो, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं एरे 1, इसको नाम देता है एरे 2। आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, जैसे राजू, श्याम, हाँ, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। एरे जरूरी नहीं इंटीजर का ही हो, स्ट्रिंग्स टाइप का भी एरे हो सकता है। अब इसको अगर आपको प्रिंट कराना है, ठीक है, तो अब देखिए, अगर फॉर लूप लिखोगे तो आपको थोड़ा लंबा लगेगा सिंटैक्स। तो सबसे बेस्ट है, अगर आपको सारा कराना है तो फॉर इन लूप यूज़ कर लो यहाँ पे। फॉर आई इन एरे 1 कंसोल लॉग एरे ऑफ आई, ठीक है। वैसे ही इसके लिए फॉर आई इन एरे 2 कंसोल लॉग एरे 2। तो जब भी आपको हर एक एलिमेंट प्रिंट प्रिंट करना है, प्रेफर फॉर इन लूप, ठीक है। इसका सिंटैक्स बहुत ही क्रिस्प, शॉर्ट एंड हैंडी है। तो देखिए, इसको प्रिंट किया तो क्या मिला मुझे, एक सेकेंड, ऊपर में 20, 30, 10 मिसिंग है ना इधर। इधर राजू श्याम, एक एक सेकेंड, इसको एक बार क्लियर करते हैं। हाँ, एक सेकेंड, इसको इसको हम लोग मान लीजिए IDX कर देते हैं, ठीक है। अभी let's see, क्योंकि ये सेम प्रोग्राम के अंदर है ना, तो हो सकता है कन्फ्लिक्ट्स हो रहा है इसके कारण। नहीं, ये भी नहीं है, कुछ और दिक्कत आ रहा है। 20, हाँ हाँ, वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहते हैं एरे इम्यूटेबल हो तो कॉन्स्ट यूज़ कर लो, ठीक है। यहाँ पे एक सेकंड रुक के देखते हैं, ठीक है। अब अभी ये हटा देते हैं, इंडेक्स से मुझे काम नहीं है, तो अभी हटा देते हैं इंडेक्स।
हाँ अभी देखिए काम कर रहा है। तो हो जाता है कभी कभी कोई कैशे कैशे इशू वगैरह के कारण, ठीक है। कोई नहीं। तो हम लोग ऐसे सारा वैल्यू प्रिंट करवा लिए, ठीक है। 10 20 30 40 राजू श्याम सब आइटरेट करवा लिया, ठीक है। अभी एरे में देखिए कुछ वो है, कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं हमारे पास, ठीक है। अगर मान लीजिए मुझे एरे के अंदर मान लीजिए कोई वैल्यू ऐड करना है, ठीक है। अगर मुझे मैं चाहता हूँ कि 50 के बाद मुझे कुछ ऐड करना है, एक न्यू नंबर, आई वांट टू ऐड लेट्स से 60। तो उसको हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग लिखेंगे एरे वन, उसके बाद डॉट देंगे, ठीक है। डॉट देने के बाद एक हमारे पास फंक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं पुश। पुश में अगर हम लोग लिख दिए 60, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हम लोग एक ऐड कर रहे हैं 60 नाम का एलिमेंट एट द एंड ऑफ द एरे, ठीक है। अब अगर मान लीजिए एरे 2 में हम लोग को मान लीजिए पुश करना है एक और स्ट्रिंग आफ्टर श्याम, तो हम लोग सेम सिंटेक्स यूज करें, एरे 2 डॉट पुश, उसके बाद राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज, ठीक है। तो इसका मतलब मैं श्याम के बाद मोहन प्रिंट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। मतलब प्रिंट नहीं, श्याम के बाद मोहन ऐड करना चाह रहा हूँ। अब फॉर लूप तो पूरा हर एक की पे जाके आप दिखा देगा क्या क्या वैल्यू है। तो अब हम लोग इसको चला के देखेंगे। हाँ तो देखिए, हाँ ये देखिए 60 प्रिंट हो गया एरे वन के लिए, और ये जो स्ट्रिंग टाइप का एरे था इसके लिए मोहन भी आ गया अब, ठीक है। हाँ ये हमेशा लास्ट में डालता है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आपको कुछ भी लास्ट से हटाना है, ठीक है, आई वॉन्ट टू रिमूव समथिंग फ्रॉम द लास्ट, तब हम लोग यूज करते हैं एरे वन डॉट पॉप, ठीक है। अब यहीं पे एरे टू डॉट पॉप, तो पुश एंड पॉप ये बहुत यूज होता है इंडस्ट्री में, ठीक है। अभी पॉप अगर हम लोग कर देंगे, पॉप का मतलब है कि लास्ट से हटा दो इसको, ठीक है। तो एरे टू में पॉप करेंगे तो श्याम पॉप आउट हो जाएगा। तो अभी इसको चलाएंगे तो देखिए 10 20 30 40 से प्रिंट हुआ, और एरे टू डॉट पॉप किए तो श्याम पॉप आउट हो गया, सिर्फ राजू बचा। पॉप के अंदर आई थिंक पोजीशन अलाउड है नहीं, ठीक है। हाँ एक सेकेंड, लेट्स सी, ट्राई नहीं किया जावास्क्रिप्ट में बट लेट्स सी। नहीं हो रहा, हाँ बोले ना, पॉप पॉप में कोई आर्गुमेंट नहीं लेता है ये फंक्शन, ठीक है। इसमें कोई पोजीशन आप नहीं दे सकते। अगर आपको कोई भी मान लीजिए बीच से कुछ हटाना है तो उसके लिए आपको कस्टम लॉजिक लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि 30 को हट जाए, ठीक है। तो मैं ऐसे कुछ यूज़ कर सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक एक एरे यहाँ पे बनाते हैं अलग से, लेट नम इक्वल टू 10 20 30 40 50, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि 30 वाला एरे से निकल ही जाए, ठीक है। आई वॉन्ट टू पॉप 30, ओके, फ्रॉम दिस एरे। तो देखिए इसको करने का ना बहुत तरीका है, ठीक है। पहला तरीका है, ठीक है, हाँ ये तो प्री डिफाइंड फंक्शंस तो है ही, स्प्लाइस वगैरह ये सब होता है फंक्शंस, ठीक है, ये भी होता है। और या फिर आप चाहे तो कस्टम लॉजिक्स भी बना सकते हैं, ये थोड़ा सा टफ लगेगा आपको। इसमें मतलब मैं क्या करूँगा ना, मैं एक्चुअली एक एरे बना दूंगा, ठीक है। मैं एक और एरे बनाऊंगा, आपको सिर्फ सीडो कोड लिख के बता रहा हूँ, ठीक है, इसका लॉजिक लंबा हो जाएगा। मैं सबसे पहले एक डेटा स्ट्रक्चर बना लूंगा, फॉर एग्जांपल पार्ट वन, ठीक है। इस एरे के अंदर मैं पहला दो एलिमेंट सिर्फ स्टोर करूँगा, ये देखिए सजेशन भी दे रहा है नम डॉट स्लाइस 02, ठीक है। तो मैं स्लाइस करके पहला दो एलिमेंट इसमें ले आऊँगा पार्ट वन में, ठीक है। उसके बाद मैं पार्ट टू में क्या करूँगा, मैं पार्ट टू नाम का भी एक एरे बनाऊंगा, उसमें मैं स्लाइस करके निकालूंगा 40 और 50 को। उसके बाद मैं क्या करूँगा, पार्ट वन में पुश कर दूंगा पार्ट टू, उसके बाद मैं उसको प्रिंट करवा दूंगा, ठीक है। ये एक तरीका हो गया, ठीक है। और अगर आपको कोई प्री डिफाइंड फंक्शंस भी होता है, ठीक है, अगर आपको डायरेक्टली एक प्री डिफाइंड फंक्शन चाहिए तो स्प्लाइस फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
आप लिख सकते हैं num डॉट स्प्लाइस, ठीक है, 2,1। इसका मतलब रिमूव एलिमेंट एट इंडेक्स 1। अच्छा, ये अगर आपको इसका वो भी पढ़ना है, ठीक है, कि आपको मान लीजिए फंक्शन याद नहीं है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट सी प्रोग्रामिंग में हमेशा आप गूगल वगैरह कर ही सकते हो, ठीक है। अगर मान लीजिए आप कुछ भूल गए कि इसका सिंटैक्स क्या है, ये दो आर्गुमेंट ले फंक्शन, इसका क्या है, जैसे मुझे जानना है स्प्लाइस फंक्शन कैसे काम करता है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट गूगल पे से सर्च कर लो स्लाइस फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट, तो ये क्या पैरामीटर वगैरह ले रहा है सब आपको बता देगा, ठीक है। स्प्लाइस इज अ बिल्ट इन अरे फंक्शन यूज्ड टू ऐड, रिमूव और रिप्लेस एलिमेंट, ठीक है। अभी ये देखिए स्प्लाइस का क्या है, ये है स्टार्ट, ये है डिलीट काउंट, ठीक है, उसके बाद आइटम 1 आइटम 2 ऑप्शनल पैरामीटर्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या बोल रहा है, 2,1, इसका मतलब बोल रहा है ये है आपका स्टार्टिंग इंडेक्स, कहाँ से आपको डिलीट करना है, ठीक है, और ये है कितना एलिमेंट डिलीट करना है, तो हमें सिर्फ एक ही एलिमेंट डिलीट करना है, इसीलिए सेकंड इंडेक्स से एक एलिमेंट डिलीट कर दो। तो अगर इसको हम लोग चलाए और इसको अगर मान लीजिए हम लोग, हाँ, अब अगर हम लोग मान लीजिए इसको लूप के अंदर आइटरेट करते हैं, फॉर आई नम कंसोल लॉग नम ऑफ आई, ठीक है, अगर हम लोग ये लूप चलाए तो देखिए 10 20 40 50 हट गया, है ना, 30 हट चुका है। अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे 2 कर देता, तो इसका मतलब ये बोल रहा है रिमूव एलिमेंट एट फ्रॉम इंडेक्स 2, और कितना एलिमेंट, 2 एलिमेंट, मतलब 30 40 दोनों हटा दो। तो अब अगर मैं इसको रन करूँ तो देखिए 10 20 50 प्रिंट हो रहा है। तो हाँ, इसका मतलब है कि ये देखिए ये जो है ना स्प्लाइस फंक्शन, स्प्लाइस का ये सिंटैक्स जो है आई जे, इसका मतलब एक्चुअल मतलब है कि ith इंडेक्स पे जाओ और जे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हटाओ, इसका ये है मतलब, ठीक है। तो 2,2 मतलब सेकंड इंडेक्स पे जाओ और 2 एलिमेंट हटाओ, ठीक है, ये है इसका मतलब। तो ठीक है, ये सब प्री डिफाइंड फंक्शंस है हम लोग के पास, ठीक है। अगर प्री डिफाइंड फंक्शन याद नहीं तो गूगल सर्च कर लो, अगर मन नहीं है तो कोई कस्टम लॉजिक ही अपना लगा लो कि एरे को पहले तोड़ दिया 2 पार्ट में, उसके बाद दोनों को ज्वाइन कर दिया। तो ऐसे एक ही काम करने का ना मल्टीपल वेज होता है प्रोग्रामिंग में, ठीक है, बहुत बहुत तरीका होता है कोई भी चीज़ करने का प्रोग्रामिंग में। एक और एक अच्छा फंक्शन है, एक पॉपुलर फंक्शन, आप जैसे कि मान लीजिए आपको चेक करना है कि इस एरे में इसका लेंथ क्या है, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है, एरे डॉट लेंथ, ठीक है। जब भी आप एरे डॉट लेंथ, हाँ, डॉट लेंथ जब भी आप करोगे ना तो आपको ये प्रिंट करके दे देगा इसका लेंथ, लेंथ ऑफ दिस एरे। तो देखिए इसको चलाएंगे तो 5 प्रिंट हो गया, मतलब 5 आइटम्स है इसके अंदर। उसके बाद एक और हमारे पास है, एक है इंक्लूड्स फंक्शन, ठीक है। तो जब आप जैसे मान लो चेक करना है आपको कि कोई एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं नम के अंदर, तो आप ये फंक्शन यूज करते हो, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है नम डॉट इंक्लूड्स। इंक्लूड्स के अंदर आप कुछ भी एक नंबर दे दो, फॉर एग्जांपल 30, ठीक है। अभी इंक्लूड्स क्या करता है, ट्रू या फॉल्स में आपको जवाब देता है, ठीक है। अगर 30 प्रेजेंट है तब नम डॉट इंक्लूड्स आपको 30 मतलब ट्रू रिटर्न कर देगा, और अगर 30% नहीं हुआ नंबर के अंदर, नम के अंदर, तो आपको फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो अभी तो इसका आंसर आएगा ट्रू, क्योंकि नम के अंदर 30% है, तो देखिए ट्रू आ गया। अब अगर आप मान लीजिए ऐसा कोई नंबर सर्च कर रहे हो जो प्रेजेंट नहीं है, तब क्या हो जाएगा, तब ये फॉल्स आपको रिटर्न करके देगा, फॉल्स, ठीक है। तो ये सब कुछ यूटिलिटी फंक्शंस है, डॉट लेंथ, डॉट इंक्लूड, स्प्लाइस,
हाँ, तो पॉप है, पुश है, ये सब आपको काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज़ होता हुआ दिखते रहेगा। ठीक है। अ, उसके बाद स्प्लाइस, अच्छा स्प्लाइस पे ही चलते हैं। ठीक है, स्प्लाइस को थोड़ा भी डिटेल में समझते हैं। ठीक है। ये देखिए, स्प्लाइस फंक्शन जो है ना, वो क्या करता है, उसमें मैंडेटरी है सिर्फ एक पैरामीटर पास करना। ठीक है, अभी num डॉट स्प्लाइस अगर मैं मान लो ये फंक्शन यूज करना चाह रहा हूँ। ठीक है, स्प्लाइस का एक्चुअली काम क्या है, इसका काम है कोई भी एलिमेंट को रिमूव करना या रिप्लेस करना। ठीक है, तो इसको मिनिमम आपको एक पैरामीटर पास करना ही पड़ेगा इसमें, स्प्लाइस में। ठीक है, और वो पैरामीटर क्या होता है, वो पैरामीटर होता है कि किस इंडेक्स आपको डिलीट करना है। तो अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ 2 लिख दिया होता। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं ये लॉक करूँ, अब अगर मैं देखूं एरे का एलिमेंट्स, तो क्या होगा, ये इंडेक्स 2 पे जाएगा, उसके बाद ये सब कुछ डिलीट कर देगा 2 के बाद जो जो है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इसको चलाऊं, तो क्या प्रिंट हुआ, 1020। क्यों, क्योंकि ये 30 पे गया, इंडेक्स 2 है ये यहाँ पे गया, उसके बाद ये सब कुछ डिलीट कर दिया। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ एक ही पैरामीटर भेजते हैं तो इसका मतलब सब कुछ डिलीट कर दो। ठीक है, अब अगर आप एक सेकेंड पैरामीटर भी इसको देते हैं, जैसे कि 2,2, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये तो आप बताइए अभी, इसका मतलब सेकेंड इंडेक्स पे जाओ और वहां से 2 एलिमेंट डिलीट कर दो इंक्लूडिंग द इंडेक्स इटसेल्फ। इसका मतलब 30 पे जाओ और 2 एलिमेंट मतलब 30 और 40 ये दो को डिलीट कर दो। डिलीशन हमेशा राइट साइड के एलिमेंट होते हैं। तो 10, 20, 50 डिलीट हो गया, 10, 20, 50 और 30, 40 डिलीट हो गया, 10, 20, 50 प्रिंट हो गया। ठीक है, अब एक और है इसमें, एक थर्ड पैरामीटर भी है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि इस इंडेक्स पे जाके 30, 40 डिलीट कर दो और उसके बदले कुछ और लिख दो, उसके बदले लिख दो जैसे कि -1। ठीक है, तो ये आप थर्ड पैरामीटर में इंक्लूड कर सकते हो। अब इसको अगर मैं रन करूँ, हाँ हाँ, तो देखिए अब ये क्या किया, ये सेकेंड एलिमेंट पे गया, सेकेंड इंडेक्स पे गया, यहाँ से ये सबसे पहले 2 एलिमेंट डिलीट किया, और डिलीट करने के बाद सेकेंड इंडेक्स पे -1 को डाल दिया। ठीक है, तो अब 10, 20, -1, 50 ऐसा प्रिंट हो रहा है। ठीक है, ये, लेकिन ये जो दो के लास्ट पैरामीटर है ये है ऑप्शनल। ये आपको अगर बिजनेस रिक्वायरमेंट है तो यूज़ करो, नहीं तो मत करो। ठीक है, मिनिमम इसको एक आर्गुमेंट तो देना ही होगा। ठीक है, वो है पहला वाला, आपको इतना तो बेयर मिनिमम लिखना ही पड़ेगा स्पाइस में। उसके बाद सेकेंड पैरामीटर ऑप्शनल है, ये बताता है कि कितना नंबर ऑफ एलिमेंट हटाना है। और थर्ड पैरामीटर भी ऑप्शनल है, ये आपको बताता है कि हटाने के बाद उस पोजीशन में कुछ रखना है कि नहीं। ठीक है, अगर आप चाहे तो मल्टीपल वैल्यूज भी लिख सकते हो, सिर्फ -1 नहीं, अगर मान लो जो -1, -2, -3 ऐसे भी लिख रहे हो। ठीक है, तो इसका मतलब अब मैं चाह रहा हूँ 10, 20 के बाद -1, -2, -3 उसके बाद 50 ऐसा आ जाए, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। 10, 20, -1, -2, -3, 50 ऐसा हो गया। क्यों, क्योंकि ये पहले सेकंड इंडेक्स पे गया, उसके बाद इसको पता चल रहा है कि 2 हटाना है, 2 एलिमेंट, तो ये 30, 40 को हटा दिया। उसके बाद इसके जगह में क्या लिखना है, इसके जगह में हमें ये पूरा आइटम को भर देना है, -1, -2, -3, तो ये तीनों आइटम को भर दिया इस गैप के अंदर। तो इसीलिए प्रिंट हो रहा है 10, 20, -1, -2, -3, और उसके बाद लास्ट में 50 तो था ही। ठीक है, इसका लेंथ चेक करना है तो कर लो। हाँ, यहाँ पे एक और लॉग स्टेटमेंट लिख लो, num डॉट लेंथ, इसको रन करोगे तो 6 लास्ट में लेंथ आपको दिख रहा है। ठीक है, और कुछ हाँ, कीवर्ड थोड़ा बहुत अलग होता है, कॉन्सेप्ट सेम है, जावा सी प्लस प्लस में भी है कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस। ठीक है, आपको नेट पे सर्च कर लेना होगा, व्हाट इज स्पाइस इक्विवेलेंट इन जावा। ठीक है, अगर नहीं भी है, बहुत सारे लैंग्वेज में नहीं भी होता है। ठीक है, तो वहाँ कोई टेंशन का बात नहीं, ये सब चीज़ आप कस्टम लॉजिक भी लिख सकते हो ये सब के लिए। ठीक है, आपको फंक्शन लिखना भी सिखाएंगे, ये जो एक्चुअली स्प्लाइस फंक्शन है ना, ये
इंटरनली डिफाइंड है कहीं पे, तो यही सेम हम लोग भी फंक्शंस बनाते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत सारे। ठीक है। हाँ हाँ, उसके बाद उसको हम लोग यूज़ करते हैं मल्टीपल प्लेसेस में। ठीक है। तो यही है एरे का, तो इतना काफ़ी है समझना। एक एक और है, जैसे कि हाँ, अभी जैसे मान लो आपको एरे सॉर्ट करना है। ठीक है। तो आप सॉर्टिंग के लिए आप एक प्री डिफाइंड फंक्शन यूज़ कर सकते हो, एरे डॉट ओ सॉरी नम्स डॉट सॉर्ट। ठीक है। आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। ये बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। इसको इधर पे कर देते हैं सॉर्ट। और हाँ, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉर्ट कर रहे हैं, पहले ये स्प्लाइस स्प्लाइस को हटा देते हैं अभी के लिए। और इसमें कुछ और भी वैल्यूज ऐड कर देता हूँ मैं, जैसे 55 65। उसके बाद 30 हो गया। 30 तो है ही, ठीक है, एक रिडंडेंट वैल्यू भी रखते हैं। इसके बाद 25 यहाँ दे देते हैं। ठीक है। तो ऐसे एक एरे है, लेकिन ये रैंडम ऑर्डर है, कोई भी इसमें सॉर्टिंग नहीं हुआ अभी तक। तो हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, नम डॉट सॉर्ट। उसके बाद हम लोग जब इसको प्रिंट करेंगे, तब ऑलरेडी हमें असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होता हुआ दिख जाएगा। तो ये देखिए 10 20 25 30 30 40 50 55 65 पूरा एरे सॉर्ट हो गया। तो ये भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, सॉर्ट। ठीक है। और कुछ, हाँ, एक और है। आप जैसे कि आपको इंडेक्स जानना है। ठीक है। कोई भी मान लीजिए एलिमेंट है, उसका आपको इंडेक्स जानना है। जैसे कि मुझे जानना है कि 25 किस इंडेक्स पे है, तो आप इंडेक्स ऑफ फंक्शन यूज़ कर सकते हो। इंडेक्स ऑफ, कैपिटल ओ ऑफ। ठीक है। इंडेक्स ऑफ 30। ठीक है। तो ये आपको रिटर्न करके देता है क्या इंडेक्स है। जैसे कि 30 का इंडेक्स क्या है। अच्छा, 30 के पहले आपको दिखाते हैं 25 का। और एक चीज़, नम डॉट, हाँ ये यूज़ कर, नम डॉट इंडेक्स ऑफ 25। अगर मैं इसको चलाता हूँ तो क्या होगा। अच्छा, इसको कमेंट आउट कर दो, सॉर्ट भी नहीं करना है। ठीक है। ये नंबर है एरे, और हमें देखना है 25 किस इंडेक्स पे है। तो इसको रन किया, तो देखिए क्या है आंसर, 6। इसका मतलब 6th इंडेक्स, 0 1 2 3 4 5 6। ओके, करेक्ट। ठीक है। तो ये इंडेक्स ऑफ फंक्शन जो है, ये बताता है कि कोई भी एलिमेंट किस इंडेक्स पे है। अगर मान लीजिए कोई रिडंडेंट वैल्यू है, जैसे कि 30, तो ये आपको फर्स्ट मैचिंग रिकॉर्ड बताएगा। जैसे 30 आपको 2 पे भी दिख रहा है इंडेक्स, एंड आपको ये दिख रहा है 5th इंडेक्स पे भी। ठीक है। 2 3 4 5, हाँ, 5th इंडेक्स। तो सेकेंड इंडेक्स पे भी है, 5th इंडेक्स पे भी है। तो ये आपको दिखाएगा फर्स्ट मैचिंग रिकॉर्ड, मतलब सबसे पहले कहाँ करूँ। तो इसको जब चलाओगे तो आउटपुट आया 2, क्योंकि फर्स्ट मैचिंग रिकॉर्ड इसको सेकेंड इंडेक्स पर दिखा था। ठीक है। तो ये एक फंक्शन है। तो ठीक है, इतना मोर देन इनफ है आपको कोई भी एक रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। ठीक है। बाद में तो हाँ हाँ, ऐसे और भी फंक्शंस है कुछ कुछ, लेकिन सब कुछ कवर करने से कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है। जो मेन मेन इंपॉर्टेंट यूज़ होता है मोस्टली, वो सब यही है। अभी बाकी थोड़ा बहुत फंक्शन है, वो सब आप अगर कभी यूज़ केस आया तो गूगल वगैरह है, चैट जीपीटी, वो सबसे भी आप समझ ही जाओगे। ठीक है। तो ये है मोटे मोटे तौर पे मोस्ट पॉपुलर फंक्शन जो एरे पे यूज़ हो रहा है। ठीक है। तो एरे का भी सब कुछ हो गया। ठीक है। अभी इतना जब आपको पता चल गया ना एरे के बारे में, इसके बाद आप डीएसए स्टार्ट कर सकते हो। मतलब एरे का टॉपिक के ऊपर जितना लीड कोड क्वेश्चंस है, आप यहाँ से अब शुरू कर पाओगे। ठीक है। इतना भी अगर आपको एरे के बारे में पता है, देन यू आर गुड टू स्टार्ट लीड कोड। ठीक है। अब आपको थोड़ा इजी मीडियम क्वेश्चंस करवाएंगे तो समझ पाओगे आप। ठीक है। उसमें हम लोग ये सब फंक्शंस वगैरह यूज़ करेंगे एक्सटेंसिवली डीएसए का टाइम। बट अभी नहीं, डीएसए अभी टाइम है, अभी पहले हम लोग जावास्क्रिप्ट पूरा कंप्लीट करेंगे। अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग फंक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शंस। फंक्शंस बोल सकते हो, इट इज़ द हार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग। जिसको फंक्शंस नहीं समझ में आता है, मतलब वो प्रोग्रामिंग ही उसको नहीं समझ में आता है। ठीक है। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है फंक्शंस। हाँ, फंक्शन को मेथड भी बुलाता है, सेम एनालॉजी है, दोनों एक ही चीज़ है। हाँ।